आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक दूसरी कहानी आपको बताता हूँ। इत्तेफाक से 2-3 दिन पहले मुझे कहीं पढ़ने को मिला। हालांकि अब वो कितना सच है कितना झूठ है मैं इस पर दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो कुछ उसमें लिखा था वो मुझे लगा कि शायद सच के बेहद करीब है, या शायद सच ही है। और शायद मुझे लगता है कि आप लोगों की भी वही राय होगी जो मेरी राय है उसको सुनने के बाद। कहानी से पहले इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद ये है कि इत्तेफाक से 2-3 दिन पहले मेरे घर में भी ऐसे ही कुछ हुआ। मैं रात लेट पहुंचा तो फ्रिज से खाना निकाला और खाया। गर्म करने के बाद जो बचा फिर मैंने फ्रिज में रख दिया। बीवी ने कहा कि ये क्यों रख रहे हो और इतना बासी क्यों खाते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगले दिन खा लेंगे। इधर आपको पता है अभी बकरीद भी था, तो कुर्बानी होती है। आमतौर पे जो लोग होते हैं वो बाकी चीज़ें फ्रिज में भी सहेज कर रख लेते हैं, बाकी काम आएगा। तो ये उस दिन बीवी का टोकना कि क्यों रख रहे हो, कल के लिए ख़त्म करो, ये किसी और को दे दो। और इत्तेफाक से फिर अगले दिन किसी एक जगह पे मैंने कहीं पढ़ा, दोनों चीज़ें इतनी रिलेट की और फिर मुझे लगा अपने आप को भी मैं थोड़ा सा गिल्टी और गुनहगार फील करने लगा। पहले वो कहानी सुनाता हूँ जिसकी वजह से ये सारी सोच आई है, और शायद उस सब से आप लोग भी कहीं ना कहीं गुजरे होंगे। ईरान में तब बादशाहत थी, आपको पता है ईरान क्रांति, ईरानी रेवोल्यूशन के बारे में मैंने कहानी भी सुनाई आपको। तो उस वक्त वहाँ बादशाह की हुकूमत थी और ये 70s 80s की बात है। तो बहुत सारी चीज़ें थी। बादशाही के खिलाफ ईरान के लोगों ने विद्रोह किया था। उनका इल्ज़ाम ये था कि जो बादशाह है वो वेस्टर्न कल्चर, जो कल्चर है, पश्चिमी सभ्यता को ईरान पर थोप रहा है, और उसके लेके बहुत सारी चीज़ें हुई। उसी दौर की ये कहानी थी जो किसी ने जिक्र किया था। उसमें यह था कि ईरान का एक गांव था और उस गांव में अचानक 70s 80s के दौर में फ्रिज और टीवी पहुंचना शुरू हुआ। अब ये था कि फ्रिज और टीवी हर एक आदमी तो खरीद नहीं सकता था। तो कहते हैं कि उस वक्त वहाँ की शाही परिवार ने ये कहा लोगों से कि ठीक है, आप लोग एक मुश्त पे ना खरीद सको तो EMI यानी किस्तों पे खरीद लो, आप किस्त में पैसे देना। अपने यहाँ भी ये चलन बहुत था, आज भी खैर है, EMI और ये सारी चीज़ें और किस्त पे लोन पे लेकर। तो अब एक होता है कि जैसे कोई 5,000 की चीज़ है, 500 रुपये महीना अगर हम दे रहे हैं तो बर्डन नहीं पड़ता, लगता चलो 500-500 रुपये कट जाएगा। तो एक तरह से आपकी लत लगाने की भी कला है। जैसे अंग्रेज़ों ने पहले हिंदुस्तान आने के बाद चाय मुफ्त में बांटी, जब लोगों को आदत हो गई, चाय की लत लग गई, फिर उन्होंने उसको बेचना शुरू किया। तो वही चीज़ें ये थी कि पहले उन्होंने इसको सस्ते दामों पर आसान किस्तों में बेचना शुरू किया। लोगों ने भी टीवी और फ्रिज खरीदना शुरू किया और फिर घर घर में टीवी और फ्रिज पहुंच गया। बट आज मैं बात सिर्फ फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर की कर रहा हूँ। तब उस गांव में पहुंच गया, उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरा, फिर ईरान में बादशाहत चली गई और उसके बाद वहाँ पे क्रांति के बाद नई सरकार और सारी चीज़ें आई। लेकिन उस गांव में कहते हैं उसके बाद कई साल बीतने के बाद अचानक उस गांव के लोग और सारे बड़े बुजुर्ग बैठे और एक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हम लोग अब फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और हर घर ने यह तय किया सारी बातचीत मीटिंग के बाद कि हाँ ठीक है, नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने फ्रिज को फेंक दिया, कुछ लोगों ने अपने दूर दराज के दूसरे इलाके के जो दूर उनके शहर या दूर गांव में उनको वो फ्रिज दे दी। पर पूरे गांव ने अपने अपने घरों से फ्रिज को बाहर निकाल दिया। अब वो गांव बिना फ्रिज के। कुछ समय के बाद वहां कुछ लोग पहुंचे
और जब वो पहुँचे तो वहाँ उनको शायद मौसम गर्म था, ठंडे पानी की मांग की, उन्होंने दूसरे तरीके से पानी दिया तो उन्होंने कहा यहाँ क्या बात है, फ्रिज नहीं है। तो फिर उसे धीरे धीरे पता चला तमाम इलाकों से कि इस गांव में, ईरान का शायद इकलौता गांव है जहां लोग फ्रिज इस्तेमाल नहीं करते और फ्रिज को घर पे रखते ही नहीं है। उसे बड़ा शौक लगा कि ऐसा क्यों। फिर कहानी पता चली। उन्होंने कहा कि जब ये फ्रिज आया इस गांव में तो उसके बाद लोगों के दिल तंग हो गए। अब दिल तंग क्यों हुए, पूरी कहानी बताई। बोला पहले हमारे गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता था। फ्रिज के आने से पहले हर शख्स खाना खाकर ही सोता था और उसकी वजह ये थी कि और लोग भी खूब अपना भरपेट खाना खाते थे। किसी भी घर में खाना बना तो अब फ्रिज और बाकी चीज़ें तो है नहीं, मौसम कुछ भी हो सकता है। अब गर्मी का मौसम है, खाना बच गया, अगर सुबह तक आपने इस्तेमाल नहीं किया वो ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, बदबू आने लगेगी, तो आपको फेंकना पड़ेगा। तो फ्रिज के आने से पहले कल्चर ये था कि उस गांव में जहाँ भी खाना बनता लोग भरपेट खाते, ये सोच कर कि इसको बचाना नहीं है, और खाना इजाफा ज़्यादा होता तो फिर वो कहते कि चलो किसी गरीब, किसी ज़रूरतमंद, किसी भूखे, किसी पड़ोसी को पूछ लें। तो बाकायदा जिन जिन घरों में खाना बचता था वो पूछते थे और जाकर देखते थे अपने गली पे, चौराहे पे, कि कोई भूखा शख्स तो नहीं बैठा, और जो भूखा होता था उसे वो खाना दे देते थे और वो भी खाकर सो जाता था। तो कोई भी गांव में भूखा नहीं सोता। लेकिन जब फ्रिज आ गया उसके बाद लोगों ने बाहर जाकर ढूंढना भूखों को बंद कर दिया। उन्हें लगा कि फ्रिज है, खाना बच गया, अच्छा खाना है, कोई बात नहीं, कल खा लेंगे, किसी को देने की क्या ज़रूरत है, किसी पड़ोसी से क्या पूछने की ज़रूरत है, किसी गरीब या भूखे या ज़रूरतमंद से पूछने की क्या ज़रूरत है। फ्रिज में खाना ख़राब होगा नहीं, खा लेंगे, पैसे भी बचेंगे। धीरे धीरे लोगों ने अब खाने को फ्रिज के अंदर रखना शुरू कर दिया और फिर अगले दिन, उसके अगले दिन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उससे ये हुआ कि जिन लोगों को उम्मीद होती थी रात को कि इनके यहाँ खाना बचेगा, फिर हमारा पेट भरेगा, उनके मुंह से वो निवाला छिन गया और इधर लोगों के दिल अब तंग हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये खाना बर्बाद तो हो नहीं रहा है। तो जब ऐसे भूखों की तादाद बढ़नी शुरू हुई, कुछ अच्छे लोग आए उस गांव में, तब उन्हें एहसास हुआ कि फ्रिज ने क्या कुछ कर डाला। लोगों के मुंह से उनका निवाला छीन लिया, लोग लालच में पड़ गए, खाने को बचाने लगे। और तब कुछ लोग आगे आए और उन्होंने फैसला किया कि इस छोटे होते जा रहे दिल को, और जो तंग होता जा रहा दिल, इसको दूर करने का एक ही तरीका है, फ्रिज को घर से बाहर फेंक दो, ताकि जो जिसके हिस्से का निवाला है उस तक पहुंच सके और खाना भी बर्बाद न हो। आप फालतू ना बनाएं, जितनी भूख है उतना ही बनाएं, क्योंकि आपको पता है अब फ्रिज तो है नहीं, जो बच गया वो ख़राब होगा। और इसी फैसले के बाद पूरे गांव ने अपने अपने घरों से फ्रिज फेंक दिया और फिर से वही पुराने दौर लौट आए। खाना बचता तो किसी भूखे के का निवाला बनता, वो लोग पड़ोसी को पूछते, रिश्तेदारों को पूछते, भूखों को पूछते। तो एक फ्रिज ने उस गांव की इस तस्वीर और सोच दोनों को बदल दी। यही चीज़ उस दिन मुझे ख्याल आया कि अगर फ्रिज ना होता तो शायद मैं अगले दिन के लिए ना रखता, क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि वो ख़राब तो होगा नहीं, नेक्स्ट डे भी यूज़ करूँगा, और शायद मैं उस रात किसी भूखे को जाकर वो खाना खिला सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन सोच कर देखें तो बड़ी चीज़ है। मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए, पता नहीं क्यों, और कहीं ना कहीं इस चीज़ ने सोचने पे मजबूर भी किया कि क्या हम सबके भी दिल तंग हो गए हैं, और इसीलिए ये कहानी आपके सामने शेयर की थी। अब ये
कितनी सच है कितनी झूठ है ईरान की ये कहानी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो कहानी की जड़ में है, जो लेसन है, जो मैसेज है, वो कहीं ना कहीं वही है जो मुझे लगता है कि सही है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। इस दुनिया में शुरू से ही मोहब्बत और नफरत के बीच में जंग जारी है। अब पता नहीं इसकी वजह क्या है। कई लोग कहते हैं कि मोहब्बत को मोहब्बत से मोहब्बत है, इसलिए वो नफरत जानता ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि नफरत को मोहब्बत से नफरत है, इसलिए नफरत हर एक से नफरत करता है। और इसीलिए मोहब्बत और नफरत के बीच की ये लड़ाई सदियों से जारी है। वक्त वक्त पर ऐसी कहानियां हम लोगों के आगे पीछे आती रहती हैं। रोमियो जूलियट, शीरी फरहाद, लैला मजनू, ना मालूम ऐसे कितने किस्से हम लोग सुनते रहते हैं। कई इन चीज़ों से हटकर भी मोहब्बत और प्रेम की कहानियां हम लोग सुनते रहते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते बिहार से एक ऐसी कहानी आई इसी मोहब्बत और नफरत के बीच की, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। पटना बिहार की राजधानी, वहां से करीब 320 किलोमीटर दूर एक जगह है, उसका नाम है अररिया। इस अररिया की कहानी है ये, पिछले मंगलवार की कहानी है। बट हम उससे थोड़ा सा और पहले चलते हैं। इस अररिया में 2 गांव थे, बिल्कुल पास पास। उन 2 गांवों में 2 परिवार रहा करता था। एक परिवार में एक बेटा था उमेश यादव का। उमेश यादव अपना बहुत ज़्यादा अमीर नहीं, लेकिन ईमानदारी से अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। उन्हीं उमेश यादव का एक बेटा था 22 साल का छोटू कुमार। छोटू कुमार भी गांव का लड़का, लेकिन शरीफ सीधा साधा। और उमेश यादव के गांव से बराबर में थोड़ी दूरी पर एक दूसरा गांव था। वहां एक लड़की रहती थी, उसका नाम था आरती कुमार। उसकी उम्र करीब 21 साल। आरती का परिवार छोटू के परिवार से थोड़ा ज्यादा खुशहाल था, पैसों के मामले में थोड़ा दबंग भी था। अब इत्तेफाक से जो छोटू कुमार का ननिहाल था, उसकी नानी और मामा जो रहते थे वो आरती के गांव में रहते थे। तो अक्सर छोटू और उसके परिवार का अपने मामा के घर आना जाना लगा रहता था। 2 साल पुरानी बात है। अच्छा, आप जब चूंकि गांव में आना जाना था, ननिहाल था छोटू का, तो वहां लोगों से भी मिलता जुलता। और बच्चों के लिए नानी और मामा का घर हमेशा अच्छा होता है। मैं खुद हमेशा ये बात मानता हूँ, क्योंकि मेरे भी बचपन की ज़्यादातर छुट्टियाँ मामा या नानी के घर पे ही गुजरा करती थी। तो छोटू भी अक्सर अपनी मामा और नानी के घर जाता, और वहीं पे उसकी कई लोगों से दोस्ती। उसमें से एक लड़का था, वो लड़का आरती का भाई था। आरती के भाई से उसकी दोस्ती होगी। हालांकि वो कभी आरती के घर नहीं गया, ना अपने उस दोस्त के, लेकिन दोनों की दोस्ती हुई। फिर आजकल मोबाइल का ज़माना है, दोनों ने एक दूसरे से नंबर लिया, मोबाइल पे बातचीत भी होने लगी। 2 साल पहले इसी मोबाइल के जरिए आरती के भाई के पास चूंकि छोटू का नंबर था, छोटू बात करता था, वो बताता था। तो एक दिन आरती ने भी छोटू से बात कर ली। 2 साल पहले उनकी पहली बातचीत हुई। बातचीत में लगा कि दोनों की बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। इसके बाद अब फिर आरती ने अपना नंबर दिया छोटू को, छोटू ने अपना। अब आरती और छोटू दोनों आपस में बातचीत करने लगे। वक्त बढ़ता रहा, दोनों की बातचीत होती रही, दोस्ती प्यार में बदली। लेकिन अभी तक दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था। आरती अमूमन घर से कम निकलती थी, छोटू अपने मामा के यहाँ भी जाता तो आरती के घर नहीं जाता था। तो दोनों की मुलाकात नहीं हुई, दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं। लेकिन बातचीत से ही, फोन पर ही दोनों ने एक दूसरे को इजहार इश्क कर डाला और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे।
अब छोटू अभी चूंकि 22 साल का था, अभी कुछ नौकरी वोकरी करता नहीं था, माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट था। तो ये तय हुआ कि तुम पहले कुछ पैसे कमाओ, कुछ अच्छी नौकरी करो, तो फिर हम लोग शादी करेंगे। दोनों इस बात पे सहमत थे, आरती और छोटू। लेकिन इस दौरान में इन दोनों की बातचीत और ये इश्क मोहब्बत की बातें घर वालों तक पहुंच गई, खासकर आरती के भाई और भाभी को ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि बात वही है जो मोहब्बत और नफरत के बीच में पहली चीज आती है, हैसियत, दौलत। तो कहीं ना कहीं आरती के मुकाबले छोटू का परिवार कमतर था, उनकी हैसियत के मुकाबले उनके हिसाब से नहीं था। तो आरती की भाभी इन चीज़ों को लेकर, और उसे पता चल गया था, आमतौर पर भाभियां बातें भी करती हैं, तो कहीं आरती ने जिक्र भी कर दिया। लेकिन दोनों कभी मिले नहीं। 2 साल बीत गए। इस दौरान आरती के घर वालों को अब छोटू के बारे में पता चला, और फिर उन्हें लगा कि इसे रोकना चाहिए। इधर आरती ये थी कि शादी करेगी छोटू से, लेकिन छोटू कुछ बन जाए। फोन पर जारी ये इश्क यूं ही चल रहा था। छोटू उधर अपना बेखबर। लेकिन बीच बीच में जब इन दोनों के इश्क की कहानी घर में आम हुई आरती के, तो घर वालों ने कई बार धमकी भी दी आरती को कि उसको समझा देना, अगर छोटू इस तरफ दिखा, इस गांव में दिखा, तो हम उसे मार डालेंगे। अब छोटू का ननिहाल आरती के गांव में, घर के पास, मामी और नाना वहीं, नानी। तो आरती ने कई बार कहा भी कि तुम अपने मामा या नानी के घर मत आया करो, मेरे घर वाले तुम्हारे दुश्मन हो चुके हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। वो समझाती थी, वो मानता नहीं था। इत्तेफाक से लास्ट ट्यूसडे को, इसी जुलाई के महीने में शाम के वक्त छोटू अपने मामा के घर जाता है, यानी आरती के गांव, बहुत ज़्यादा दूरी थी नहीं। वहां जाता है अपने मामा के घर। जब वो मामा के घर में दाखिल हो रहा था, तभी आरती की भाभी छोटू को देख लेती है कि वो अपने मामा के घर आया। जैसी वो देखती है कि वो उसके गांव में आया हुआ है, वो अपने पिता, मतलब अपने ससुर, अपने पति, इन सबको बताती है कि वो छोटू जो लड़का है वो अपने मामा के घर आया आज। अब इसी के बाद से पूरी कहानी शुरू हुई। छोटू उसी गांव में आया हुआ है, भाभी ने देख लिया है, भाभी घर वालों को बताती है। अब इसके बाद घर वाले एक साजिश रचते हैं। वो आरती के पास जाते हैं और कहते हैं कि सुन, छोटू आया हुआ है, एक काम कर, उसे घर बुला ले। तो उसने पूछा क्यों? क्योंकि वो डरी हुई थी, पहले कई बार धमकियां मिल चुकी थी। उसने कहा, तेरी शादी की बात करेंगे, बैठकर बात करते हैं, शादी की तारीख वारीख सब फिक्स कर देंगे, तो बुला ले। आरती अपने घर वालों की बातों में आ गई। उसने छोटू को फोन किया। उसने कहा, घर वाले रिश्ते की बात करना चाहते हैं, तुम आ जाओ। अब तक रात हो चुकी थी। छोटू भी खुश कि चलो कम से कम उसके रिश्ते को एक नाम मिलने जा रहा है। वो मामा के घर से देर रात, गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, उसने देखा मामा सो गए। अच्छा, मामा को भी ये बात उसकी पता थी, तो इसलिए वो उनके सामने निकलता नहीं था। देखा मामा सो गए, वो चुपचाप निकला और आरती के घर पहुंच गया। आरती का पूरा घर उसका इंतजार कर रहा था। आरती के पिता, आरती का भाई, आरती की भाभी। उसके बाद वहां बैठाया, उससे पहले पूछा। उसने कहा, हाँ मैं प्यार करता हूं, मैं शादी करना चाहता हूं। घर वालों ने अब आरती से पूछा। आरती ने कहा, हाँ मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। वो बाबू बोलती थी छोटू को। दोनों तरफ से जब ये सारे फैसले सुन लिए घर वालों ने, इसके बाद अचानक घर वाले छोटू पर टूट पड़े। उसे बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया।
डंडे से, सरिये से। अब आरती ये देखकर घबरा गई। वो बीच बचाव करने आए, उसको पीटना शुरू कर दिया। फिर पीटते पीटते आरती को भी बहुत मारा और ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। अब दूसरे कमरे में ले गए छोटू को और कमरा बंद करके आरती के पिता, आरती का भाई, आरती का जो एक और रिश्तेदार, इन सब ने कमरे में बुरी तरह मारना पीटना शुरू किया कि तू आरती से शादी करेगा, उसके ख्वाब देख रहा है। और इतना मारा कि लगभग वो अधमरा हो गया। और ये पिटाई कमरे में, ये लोग थक जाते, फिर कमरा खोलते, फिर मारते, फिर बाहर आते। सुबह के 4 बज गए। इधर आरती की भी हालत खराब, उसे गंभीर चोट लगी थी, लगातार रो रही है, खोल दो मुझे, उस कमरे में जाने दो, बट वो उसको डांट रहे हैं। इत्तेफाक से आरती के पास मोबाइल फोन था। रात 4 बजे, सुबह बल्कि, आरती ने छोटू की सिस्टर को फोन किया और कहा कि यहाँ पे छोटू को मेरे घर वाले मार रहे हैं, कमरे में बंद कर रहे हैं, आप पापा से बात कराओ, छोटू के फादर से। फिर छोटू के फादर लाइन पर आए। सुबह 4 बज रहा है। उसने पूरी कहानी बताई। घर वाले घबरा गए। सारे घर वाले बदहवास भागते हैं आरती के गांव में, और वहाँ जाके सबसे पहले वो मामा को उठाते हैं छोटू के, और उन लोगों को लेकर आरती के घर पहुँचते हैं। वहाँ जाते हैं तो दरवाज़ा बंद है बाहर से, आवाज़ देते हैं, कोई खोलता नहीं। फिर छोटू के जो पिता है वो घर के पीछे जाते हैं, तमाम खिड़कियों को चेक करते हैं, खिड़की खुली भी नज़र आ गई। देखा तो उस खिड़की के अंदर उनका बेटा तड़प रहा है ज़मीन पर और कह रहा है, उसने भी आवाज़ दी तो वो कहता, पापा मुझे पानी पिला दो। ये गिड़गिड़ाते हैं कि मेरे बेटे को कोई पानी पिला दे। तब तक वो सारे लोग, आरती के घर वाले, वो धमकी देते हैं कि भाग जाओ नहीं तो तुम्हारा भी हश्र होगा। फिर वो कहते हैं, बार बार मिन्नत करते हैं, मेरे बेटे को पानी पिला दो। तब तक फिर वो लोगों को लगता है पता नहीं क्या हुआ, वो छोटू के बाप को बुलाते हैं, कहते हैं अच्छा पहले बैठो, समझौता करते हैं, उसके बाद तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे। 1 घंटा इस चीज़ में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन 1 घंटे तक छोड़ते नहीं। इस दौरान में चूंकि आरती ने फ़ोन किया था, तो आरती के फ़ोन के बाद छोटू के गांव में बहन, भाई, दोस्त, इन तक ये बात पहुंच गई। पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए। वो पूरा गांव आरती के गांव में सुबह सुबह पहुंच गया। करीब उस वक्त तक 6-7 बज गए। गांव वाले जब पहुंचे, भीड़ पहुंची, तो आरती के घर वाले भी घबरा गए। फिर उन्होंने खिड़की से देखा तो वो बेसुध पड़ा हुआ था छोटू ज़मीन पर। फिर लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा। तब तक आरती के बाकी घर वाले भाग गए, जितने मर्द थे। दरवाज़ा तोड़ा, तब तक छोटू की जान जा चुकी थी। उसके नाखून उखड़े हुए थे, हाथ पैर टूटे हुए थे, और चेहरे और जिस्म पर काले निशान थे जलने के, और फर्श के पास नंगी तार रखी हुई थी। उसको बिजली के तार से करंट दिया गया था। गुस्साई भीड़, खैर किसी तरह सबसे पहले उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दिया। पुलिस पहुंची, इधर हंगामा शुरू हो गया। दूसरे कमरे से तब तक फिर आरती को निकाला गया, उसकी भी हालत ख़राब, और आरती को तब तक बताया गया कि छोटू मर चुका है। वो और बेहोश हो गई। अब इधर गांव का गुस्सा, तनाव भी बढ़ गया। पूरी भीड़ जो है अब हॉस्पिटल पहुंच जाती है, वहाँ पोस्टमार्टम होना था। इधर आरती बेहोश, और जब होश में आती तो कहती मुझे बाबू के पास जाना है। फिर उसे किसी तरीके से अस्पताल ले जाया गया, वहाँ मुर्दाघर में पोस्टमार्टम होना है, लेकिन वो लाश को छोड़ नहीं रही, लगातार उससे बस लिपट कर कह रही है कि मुझे साथ मरना है। बड़ी मुश्किल से उसको उस लाश से अलग किया गया। इसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। फिर लाश को ले जाया गया। पुलिस तब तक आ चुकी थी। बाप भाई को गिरफ्तार किया जा चुका था। गांव वालों को समझाया, मनाया गया। अब छोटू का अंतिम संस्कार होना था। आरती जिद पे अड़ गई
कि मुझे उसके साथ चिता पर जलना है। अजीब से हालात पैदा हो गए थे। बड़े मुश्किल से लोगों ने समझाया, उसको चिता से दूर किया और फिर अंतिम संस्कार हुआ। इसके बाद आरती ने अपना फैसला सुनाया। उसने कहा ठीक है, मैं नहीं मरूंगी, लेकिन अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी जिस घर ने मेरे बाबू को कत्ल किया है या मारा है। अब मेरा घर छोटू का ही घर है और मैं पूरी जिंदगी उसकी विधवा बनकर रहूंगी। यहाँ मैं शायद बहू बनकर आती, शादी होती तो डोली यहाँ आती, लेकिन मेरे घर वालों ने अर्थी उठा दी, तो अब किसी और से शादी का तो सवाल ही नहीं है। यही मेरा घर है और अब मैं यहीं एक छोटू के विधवा के तौर पर अपनी पूरी जिंदगी गुजारूंगी। और कमाल ये कि जिसके बेटे को जिस लड़की के घर वालों ने मौत के घाट उतारा, उस छोटू के पिता उमेश यादव ने भरे गांव के सामने कहा कि आज से आरती मेरी बहू या बेटी नहीं बल्कि मेरा बेटा है। मैं हमेशा समझूंगी कि यही मेरा छोटू है। और उन्होंने उसको दोनों हाथ से गले लगाया, अपने घर पे पनाह दी। इससे पहले उसकी हालत खराब थी, उसे पीटा गया। छोटू के पिता उसको प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गए, वहाँ उसका इलाज कराया, 3-4 दिन तक वहाँ रही। जब वो थोड़ी ठीक हो गई, इस दौरान में आरती की मौत की भी खबर वायरल झूठी फैल गई थी, लेकिन वो जिंदा थी। इसके बाद छोटू के पिता उसको डिस्चार्ज कराकर अपने घर लाते हैं और अब आरती उन्हीं के साथ, उनका बेटा बनकर, उनके बेटे के तौर पर। और उन्होंने कहा कि अब आरती की जिम्मेदारी मेरी है। बेशक मेरा इस दुनिया में बेटा नहीं रहा, लेकिन आरती हमेशा मेरे साथ रहेगी। बहुत सारी दुनिया में लव स्टोरी सुनी होगी, लड़का लड़की, प्यार मोहब्बत, नफरत, मार देना, लेकिन यहाँ एक बेटे का कत्ल होता है। एक लड़की अपना घर छोड़ती है, जिससे वो प्यार करती है, उसके घर जाती है और कहती है कि, और जिसने कभी उसकी शक्ल नहीं देखी, पहली बार उस दिन 2 साल में शादी का झांसा देकर घर वालों ने उसे बुलाया था। और इस लड़की का इंटरव्यू है। उसने कहा था, जब फ़ोन किया तो उसने कहा आ जाओ, तो छोटू ने पूछा था क्यों बुला रही हो। उसने कहा घर वाले हमारी शादी की बात करना चाहते हैं और आओ हम दोनों एक दूसरे को देख भी लेंगे। सोचिए 2 साल के बाद। और वही आखिरी दिन बन गया छोटू का। आरती अब भी अपने ससुराल यानी कि छोटू के घर पे है। अब उसकी तबीयत ठीक हो रही है। नेताओं का भी तांता लगा हुआ है, वो तमाम तरह के आश्वासन दे रहे हैं। बाकी लोगों की गिरफ्तारी की भी पुलिस बात करेगी कि हर एक को सजा देंगे। और आरती को अब छोटू का परिवार अपने पास रखेगा और आरती ने साफ कह दिया है कि वो अपने उस माँ बाप के पास कभी नहीं लौटेगी, जिन्होंने न सिर्फ उसे धोखा दिया बल्कि जिससे उसने प्यार किया उसे मौत के घाट उतार दिया। तो एक अजीब कहानी थी, एक अजीब प्रेम कहानी। और अफसोस होता है मतलब कि मोहब्बत और नफरत के बीच ये जंग कब तक जारी रहेगी। कहानी खत्म करो उससे पहले वही अपना एक सिलसिला। आज नंदिता बेरिया जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नंदिता जी। और उमाकांत बेरिया जी इनकी पत्नी है ये, और ये सर्जन कमांडर रिटायर्ड। थैंक यू सो मच, बहुत दिनों बाद आपका मेल पढ़ा मैंने उमाकांत जी। हार्दिक प्रजापति हैं और अहमदाबाद से, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे हार्दिक साहब। इसके अलावा सावन वर्मा है, इनका भी आज जन्मदिन है। आजकल सावन का मौसम भी है, तो डबल डबल आपको बधाई। दलजिंदर कौर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दलजिंदर जी और दलजिंदर जी। करमजीत सिंह की बेटियां हैं ये। इसके अलावा कुंदन सिंह का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कुंदन सिंह जी। ये कैलिफोर्निया से हैं। और प्रीति हीर जी ने भेजा है, इनकी हस्बैंड है ये, लेकिन इनका बर्थडे कल है,
तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे। 17 कल संडे है, कहानी होती नहीं। रचना कुमार, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रचना। और राजू कुमार दुबे जी और रजनी दुबे जी, बल्कि रजनी देवी जी, इन दोनों की बिटिया है ये। साथ ही सरदारनी बबिंदर कौर, हैप्पी बर्थडे आपको, बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। और सरदार बलविंदर सिंह जी ने भेजा है, कल है इनका जन्मदिन, एडवांस में, हैदराबाद से। इसके अलावा नवागान दाबी के बेटे का भी आज जन्मदिन है, उन्होंने नाम ही नहीं भेजा है, कोई बात नहीं, अहमदाबाद से ही है, तो हैप्पी बर्थडे आपके बेटे को। और मारुति नायक, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मारुति एंड थैंक्स। इसके अलावा एन विशाल सिंह का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विशाल। साथ ही अजमीर आलम का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अजमीर। और सौरभ कसाना, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सौरभ, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। और पायल मोहापात्रा जी ने भेजा है उड़ीसा से। साथ ही आकाश मौर्य हैं, इसके अलावा दिव्या चंचलानी जी हैं और चित्रा गांधी जी हैं। इन्होंने एक फ्रेंच रिपब्लिक सेलिब्रेशन का बहुत ही खूबसूरत वीडियो भेजा था, थैंक यू सो मच चित्रा जी। प्रतीश परीदा हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। देवानंद पटेल हैं, अबू सालेम के ऊपर जानना चाहते थे, अभी अब सालेम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक वो आया है। असल में सालेम को इसलिए लाया गया पुर्तगाल से कि वहाँ की सरकार को हम लोगों ने वादा किया है कि 25 साल से इसको ज़्यादा सज़ा नहीं होगी, क्योंकि पुर्तगाल में डेथ पेनल्टी है नहीं। तो अबू सालेम के 25 साल जब पूरे होंगे, तो शायद 2025 या 30 के बीच में दरमियान में होगा, तो उसे छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा धनंजय आर दामोदर, मोहम्मद मुशर्रफ, सुमित सिंह, रवि कुमार, इन लोगों ने आज छोटू और आरती की कहानी की फरमाइश की थी। इसके अलावा आशिम गोगोई असम से एक स्टोरी की फरमाइश की है। मंजूश्री महंता हैं और इन्होंने कहा था कि आप प्रयागराज बोल नहीं रहे थे, क्या मुंह में छाले थे क्या? ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक मंजूश्री जी। मैं असल में भी हाल में गया था तो इलाहाबाद प्रयागराज, तो वहाँ जितने भी लोग लोकल से भी मिला वो आज भी सब इलाहाबाद इलाहाबादी बोल रहे थे। और दूसरा, बचपन से जानता हूँ तो ज़ुबान पे हमेशा इलाहाबादी चढ़ा रहता है। अब प्रयागराज है, धीरे धीरे वक्त लगेगा तो प्रयागराज भी चढ़ जाएगा। सुमित कुमार पांडे जी एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा नरेश चावला जी हैं और इन्होंने कहा कि मैंने हिट देखी, द फर्स्ट केस, अच्छी इनको लगी। तो नरेश चावला जी, आपने हिट देखी, उसमें क्राइम तक का कोई लोगों को दिखा था क्या? अगर दिखा था तो ज़रा मुझे बताइएगा। इसके अलावा आदिल अहमद ने एक स्टोरी की फरमाइश की है, तो ज़रूर सुनाऊंगा आदिल साहब। मनोज लुखार, थैंक यू सो मच, और आप आएंगे तो मुलाकात भी होगी। इसके अलावा श्वेतांबर आगे इन्होंने क्या लिखा, मतलब मैंने क्या लिखा भूल गया, लेकिन श्वेतांबर जी थैंक यू। उमेश गुप्ता जी ने एक स्टोरी की फरमाइश की है। रवि कुमार, और इनकी एक 4 साल की बिटिया है, थैंक यू सो मच, बिटिया को मेरा प्यार दीजिएगा। मनदीप कौर हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। विशाल सिसोदिया साहब ने एक स्टोरी की फरमाइश की है। तो जो जो कहानियां उसकी भी बारी आएगी। कल संडे है तो कल यही उम्मीद है कि छुट्टी होगी। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।